Okay, sorry. Okay, so I am Aswan Yadav and I have done MTech from IIT Shibpur. So today we will do some numerical problems. Okay, so question is that a current I-net, एक करंट वायर है, ये लॉन्ग करंट वायर है, दिस इज लॉन्ग करंट वायर एंड दिस इज योर illustration, and you have a frame having resistance R and a slider V Okay, this is slider V. Slides with a constant velocity. This is your constant velocity, and resistance of this wire, self inductance, ignore self inductance, resistance of frame, resistance of wire frame. Okay, it has no resistance, only resistance is available in this circuit like this. So find the magnitude and direction of the current induced in the connector. Okay, now question is, one, you find the magnitude and direction of current induced in the connector. This is your question. And question B, part 2, the force required to maintain the connector velocity constant. Connector velocity constant. This is your question. Okay, this is the setup, and you have to answer or find magnitude and direction of current induced in the connector. Okay, why there should be a current in this connector? It is a source of battery. क्या बैटरी है? बैटरी होगा कहीं नहीं तो भी तो सोर्स होगा जिससे थ्रू करंट प्रोड्यूस होगा. ओके, जब हम जानते हैं, वी नो डैट नो, कि जब ये करंट है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से अंदर की ओर. ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करते हैं और इस तरह से कर्ल करते हैं उंगली को, वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. इस तरह से इस डायरेक्शन में हम अंगूठा को रखते हैं और अंदर कर्ल करते हैं. देखिए फिंगर टिप अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है. ओके, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, इसके पास मोशन है. हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देते हैं, इसमें ये बैटरी की तरह वर्क करेगा. ठीक है, बैटरी की तरह वर्क करेगा तो इससे करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इसके अलॉन्ग. ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है,
ये कांस्टेंट नहीं है, तो हम आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बी एल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। ओके, आप ये डिस्टेंस ए ले सकते हैं और ये डिस्टेंस बी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, एक फंक्शन है हमारा जो y के फंक्शन में होगा। सपोज आप ओके एक एलिमेंट्री एरिया यहाँ पर ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं एलिमेंट्री एरिया जो डी ए है और यहाँ से डिस्टेंस y है, एंड यू नो y इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट करंट I नॉट 2 पाई y। ओके, जो y के फंक्शन में है, जैसे जैसे ऊपर y बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो फ्लक्स कितना पास होगा। हम फैराडे लॉ के थ्रू इसमें ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, हम भी बी एल लिख सकते थे जब भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, पर यह बी वेरिएबल है, तो ठीक है हम लोग फ्लक्स निकाल के इसे इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ निकल जाएगा। ओके, एंड फ्लक्स यू नो दैट वेक्टर integration over b dot in area over the integration over this area. Okay, and you know flux and okay, and this is dy and this length say x, and x suppose we have to first fix it. सपोज कि आप x कांस्टेंट है क्योंकि बाहर ये आगे मूव कर रहा है तो x तो वैरी करेगा, पर हम किसी x डिस्टेंस पे, यहाँ से जो x डिस्टेंस है और dx बाई dt हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। इस x डिस्टेंस को पे हम मानते हैं कि इस फ्रेम यहाँ पे है, x डिस्टेंस पे है ये कनेक्टर, और इसी स्थिति में हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं जो निश्चित ही x के फंक्शन में आएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी टर्म उसमें इंक्लूड हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो b डॉट एन डी एस, इसे हम लिख सकते हैं डी फाई इंटीग्रेशन, ये फाई दे देगा टोटल फ्लक्स b डी एस, क्योंकि एन बी और नॉर्मल उसी डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया, तो लिख सकते हैं बी डी एस। ओके, सो नाउ डी एस क्या है हमारा, डी एस तो कुछ भी नहीं है, एक्स डी वाई है, और एक्स हम फिक्स किए हुए इस तरह से, कनेक्टर मूव कर रहा है ना, तो किसी डिस्टेंस एक्स था उसमें फ्लक्स हम निकाल रहे हैं इस, ठीक है, इस स्थिति में हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं। देन फ्लक्स is equal to b, what is your b, mu epsilon naught I naught 2 pi y, and ds is x dy, and इंटीग्रेशन y का जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, बाय उस ऊपर वैरी कर रहा है, तो मिनिमम एरिया जो हम यहाँ पे लेते थे इसका दूरी है a, और यहाँ से यहाँ तक ये वैरी करेगा, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक तो है a प्लस, सॉरी ये b है, सॉरी ये भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो x तो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा वैल्यू आ गया म्यू एप्सिलॉन नॉट I नॉट 2 पाई x ln y। Okay, so you can put the value of a and b, you will get mu epsilon naught I naught 2 pi x ln b by a. This is your flux passing through this frame at particular instant of x. Okay, now EMF is min d phi by dt. Okay, taking the magnitude of it, you have mu epsilon naught I naught 2 pi ln b by a dx by dt. इसे अब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, x is only variable function and this x dx by dt is your velocity. Now you have mu naught I 2 pi ln b by a into velocity.
Okay, so this will act as a source of battery having EMF is this much, and current, you know, current is E by R in the circuit, so divide it by R, you will get the current. Now what is the force? Now force, Lorentz force acting, because we have I and we have a length of the inductor, and also if you put in magnetic field, then Lorentz force will act on it. Suppose we are considering this length dy, then df is I dy into b. This is your force df. This is the Lorentz force will act on this inductor. Suppose it must be in this direction, retarding one. It must be a retarding factor. Okay, because if it is in the favor of velocity, how can it be possible? It is a free energy. Some energy is producing in such a way that you are getting some mechanical advantage. Okay, so it is not possible in law of physics. You can't get a free energy. Okay, so there must be any factor. Here is a Lorentz force which will try to retard its motion, not help the motion. It's not possible. Okay, this is not the law of physics. It would violate the law of nature. So just put the value and integrate it, you will get your answer. df integration, you will get f. Now current, how much I have evaluated? Mu epsilon naught I naught v 2 pi r ln b by a, and magnetic field is mu epsilon naught I 2 pi y. Magnetic field at this point, because I am taking this a small section dy, so magnetic field at y is this one and dy. Okay, so we have this and this is same thing, so it will be a square v ln b by a v by r dy by y a to b. So this is ln b by a, so this will be ln b by a. So you will get a square term of this mu epsilon naught I 2 pi square v by I ln v by a to the power 2. Okay, this is your force. This is the Lorentz force acting on this slider. Okay, this is a question asked in Irodov. It is a question of Irodov actually. Very easy problems. Okay, if you know the basic integration differentiation, you can do this. Okay, so one more problem relevant to this topic is, suppose we have frame and it has now capacitor. देखो ये एक फ्रेम है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है. ये कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है.
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है, और इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू KT, बेस K इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी एंड ये T बराबर 0 पे ये फोर्स लगना शुरू हो गया, ठीक है। Then question is find the acceleration of conductor as function of time, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, दिस योर क्वेश्चन। ये देखो, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लगा है, इसका वेलोसिटी भी गेन होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो ये ईएमएफ क्रिएट करेगा। भी बी एल डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि बी एक यूनिफॉर्म है जो एक दूसरे के साथ वैरी नहीं कर रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ यू कैन राइट भी बी एल, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो नाउ वी हैव भी बी एल 10 EMF, then I is what, sorry, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ये जो इसके अलॉन्ग इतना क्रिएट हो जाएगा, EMF जो होगा इसके अलॉन्ग, क्योंकि ये पैरेलल है, तो EMF इसके अलॉन्ग क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, E इंटू भी बी एल, बिकॉज Q इज इक्वल टू सी भी। Okay, now it will, because it's a function of V, then you can integrate it dq by dt, you will get the current as VBL dV by dt. Okay, so this is acceleration actually, VBL and acceleration, A stands for acceleration. So what is the Lorentz force? This is the force, Lorentz force or magnetic force. Lorentz force is against this force. Okay, so this will be equal to ILB, IL and B, and I is EMF, so it will become E B square, sorry, L square, if it, you can capital letter, B square and acceleration. This is your Lorentz force. This is your magnetic force or Lorentz force. Then we have then apply the Newton's law of motion. Okay, now you have for net force. You have net force on this conductor as KT minus Lorentz force is V B square L square A is equal to mass गुना acceleration. So now you have KT acceleration, you put this side, you have getting common A, you have E B square L square, and this is your acceleration. Okay, so नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, फ्रेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर था हमारा और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था B, और हमारा एक स्लाइडर था
इस तरह से। अब सपोज कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है और एक और कैपेसिटर इस तरह से है, ठीक है। इसका मास होगा m, मास है m एंड लेंथ है l। ओके, ये क्वेश्चन है थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ओके, कैन दिस इज ऑब्वियस। नाउ constant force, this is a constant force, acts on the conductor, then find its velocity। इस कंडक्टर का वेलोसिटी क्या है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन है हमारा। ओके, सिर्फ बिल्कुल उसी तरह से सोचना है आपको। ये यदि कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है, इसमें यदि मोशन होगा, यदि वेलोसिटी भी है, तो ये बैटरी की तरह वर्क करेगा और इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा VBL। बी यूनिफॉर्म है, इसे हम इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है हमारा। फ्लक्स के थ्रू फ्लक्स निकालते, स्मॉल यूनिट लेकर उसे हम डिफ्रेंशिएट करते, ठीक है। तो ये ईएमएफ की तरह जब वर्क करेगा तो इतना हमारा, तो इसमें चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, ये चार्ज जाएगा यहाँ और तो यहाँ पे चार्ज होगा VBL इंटू C, यानी Q बराबर CV की तरह हम लिखते हैं। C और V कैपेसिटेंस, और इसका कैपेसिटेंस भी C है, तो यहाँ पे भी चार्ज जो स्टोर होगा वो होगा VBLC। तो टोटल चार्ज हमारा यहाँ से कितना सप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 2VBLC। टोटल चार्ज जो ईएमएफ यहाँ से निकल रहा है वो है VBLC। तो यहाँ से करंट इसमें कितना है, करंट निकलेगा क्यों, एक बार हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ, करंट हम लोग निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा VBLC and dV by dt that is equal to 2VLC acceleration। ओके, तो ये हमारा करंट है। देखो करंट है तो लॉरेंज फोर्स रहेगा, फोर्स हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसके अगेंस्ट वो क्या होगा, दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ILB। ओके, जब तीनों एग्जिस्ट है तो फोर्स होगा, I भी तो यहाँ पे है, 2B गुना करेंगे L स्क्वायर B स्क्वायर CA। ओके, सो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है और इधर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है कंडक्टर पे, नेट फोर्स इज F माइनस 2B L स्क्वायर CA। दिस इज योर नेट फोर्स। Then apply the Newton's law of motion and you can find क्या फाइंड करना है आपको, velocity। ओके, तो F माइनस 2B स्क्वायर L स्क्वायर CA इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन। so F is equal to 2B square L square C plus M into A। so now acceleration is equal to Fy 2B square L square C plus M। This is your acceleration। so आपको तो निकालना है velocity, then acceleration you can find dV by dt is equal to Fy 2B square L square C plus M। then integrating both the side you will get Ft 2B square L square C plus M। This is your velocity with a function of time। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फिर से। अभी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, 100 करेंगे कम से कम, एक BM शर्मा का सभी अच्छा प्रॉब्लम कर लेंगे।
ठीक है, एक प्रॉब्लम है, देखो थोड़ा सा और इसे डीप करते हैं इस कंसेप्ट को जो हम पढ़ रहे हैं। ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, करंट इधर है तो इस तरह से होगा, करंट इधर है तो यदि हम इस कंडक्टर को, ये सपोज ये हमारा कंडक्टर है, ये थीन कंडक्टर है, थीन कंडक्टर है, ओके, और इसका लेंथ L है एंड इट मूव्स ओके, ये कंडक्टर है मूव्स इन हेलिकल पाथ, such that helix is along long current, ओके, ये एक्सिस है हेलिक्स का, ये इस तरह से हेलिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह से, ठीक है, इस like this. Then हेलिक्स का मूव करने का मतलब है इट हैज टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वन इज सपोज वी नेट है, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट होगा और रोटेशनल कंपोनेंट होगा, दोनों वेलोसिटी एक साथ आने से हेलिकल पाथ हमको मिलता है। देन ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट, जिस कारण से आगे जा रहा है, रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, सपोज कि ये एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है, तो किसी भी डिस्टेंस, सपोज कि ये आर रेडियस पे, इस डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, डैट इज ओमेगा इंटू आर। ओके, देखो ओमेगा इंटू आर, और तो ईएमएफ हम लोग क्या पढ़ते थे, वेक्टर बी डॉट डी एल, तो ये और ये एक ही डायरेक्शन में तो है, इस रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रोटेटिंग है तो टेंजेंट की ओर होगा, तो क्या होगा, हमारा जीरो एंगल हो जाएगा, तो हमारा ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो रोटेशनल जो कंपोनेंट के कारण, इस कंपोनेंट के कारण हमारा रोटेशनल वेलोसिटी के कारण ईएमएफ हमारा कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, लेकिन ट्रांसलेशन के कारण होगा। जब इस तरह से ट्रांसलेट कर, मान लेते अब क्या ऐसा केस हम विजुलाइज करेंगे इसको कि ये एक कंपोनेंट के कारण तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, अब तो आसान हो गया, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, तो सारा केसेस हम ऐसे देखेंगे कि इसमें एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है जो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी दूरी, मिनिमम दूरी पहले बी लेते हैं और लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, ठीक है, तो बी क्या होगा हमारा, फिर से अब तो आसान हो गया, म्यू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, एक डिस्टेंस हमारा डी बाई एलिमेंट ले लेते हैं, म्यू एप्सिलॉन नॉट आई 2 पाई वाई, और ईएमएफ क्या होगा, वी बी एल एप्सिलॉन नॉट आई, इसका जो डिस्टेंस जो, ठीक है, एक जो एलिमेंट्री ये लेंथ लिए हैं डी वाई ले लेते हैं, इसका वेलोसिटी वी नेट ही होगा, ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो एवरी कंपोनेंट हैज सेम वेलोसिटी वी नेट। नाउ ईएमएफ इज okay, you can d over this element de, you can integrate it to get total EMF, okay, so now you have basic integration, you are left with basic integration dy y and b,
यहाँ से यहाँ डिस्टेंस b है और ऊपर कितना l प्लस बी है। नाउ EMF म्यू एप्सिलॉन नॉट I 2 पाई v नॉट ln b प्लस l y। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी करते हैं। ओके, देखो एक रीजियन है जहाँ पे dV/dt है हमारा अल्फा t, और इस तरह से कंडक्टर को रख दिए हैं A और B। तो EMF induced between A and B, ये क्या होगा? What is the EMF induced between A and B? ये क्या होगा EMF induced? देखो, यदि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि E डॉट dl क्लोज लूप एरिया माइनस del V बाई del T होगा। मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज हो रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस तरह से सर्कुलर प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये डॉट dl वेक्टर जब करेंगे तो बड़ा जीरो चला आएगा, तो ये बीच में प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है जिसका रेजिस्टेंस R है। ये क्या है? सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है। ये सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, और इसका रेडियस शुरू में R0 था, R0 है, और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कांस्टेंट है जो स्पेस और टाइम के साथ कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट विथ स्पेस एंड टाइम, विथ स्पेस एंड टाइम। अब क्या है कि इसे हम v वेलोसिटी से इधर खींच रहे हैं इस वायर को, और इस वेलोसिटी से इधर खींच रहे हैं वायर को, जिसका रेडियस क्या होगा? छोटा हो जाएगा, पर इस सर्किल मेंटेन रहेगा। ये मेंटेन है सर्किल, पर इस तरह से खींचेंगे वायर को दोनों साइड, तो क्या होगा? पर छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियस बताओ R के साथ कैसे चेंज होगा? रेडियस ऑफ द लूप as function of time, as function of time. And question B, EMF induced in the loop, the EMF induced in the loop, current induced in a loop as function of time. Current induced in the loop as function of time. Current induced in the loop as a function of time. This is your question. And another question is also D.
heat dissipated in the resistor till the radius becomes R naught by 2. Okay, this is your question. हाँ देखो, how to form equations is a very important thing. देखो यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है हमारा, अप्लाई द कंस्ट्रेंट इक्वेशन कि ये जो लेंथ होगा शुरू में वही बाद में भी लेंथ होगा. नाउ यू अप्लाई योर थिंकिंग प्रोसेस, अप्लाई योर थिंकिंग प्रोसेस, देन अप्लाई योर कंस्ट्रेंट इक्वेशन. इफ यू अप्लाई योर कंस्ट्रेंट इक्वेशन यू विल गेट इक्वेशन. सपोज हमारा शुरू में कितना पेरीमीटर है, इसका लेंथ 2 पाई आर नट होगा, बाद में उतना ही होगा, पर बाद में ये लीनियर लेंथ है तो उसको हम वी नेट लिखते हैं. और ये सरकमफेरेंस का जो आर किस समय आर इसका रेडियस हो गया होगा ना, तो उसको लिख सकते हैं 2 पाई आर. ये हमारा आर निकालना. दिस इज़ वेरी इजी. यदि आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपका इक्वेशन आ गया और इक्वेशन से हम आर निकाल सकते हैं. तो आर इजकल टू 2 पाई अब कैंसिल हो जाएगा. देन आर नट माइनस वी टी बाई पाई, सॉरी ये 2 वी टी लिखेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, वी टी बाई पाई. वी टी इधर से एक वी टी इधर से. यह हमारा आर आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया. सेकंड क्या पूछ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप. ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स हमारा निकालना पड़ेगा. सो फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज नथिंग बट बी डॉट एन डी एस, और ये यहाँ पे क्या होगा बी डी एस हो जाएगा क्योंकि बी और एन के बीच सेम अलाइनमेंट है. देन बी डी एस. नाउ बी हमारा यूनिफॉर्म है, डी एस दैट इज द एरिया. एरिया क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर किसी समय, ये तो हमारा हो जाएगा पाई बी आर स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस वी टी बाई पाई. ये भी है, ये पाई है, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा फ्लक्स निकल गया. दिस इज योर फ्लक्स. ये डी फाई है, डी फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फ्लक्स निकल जाएगा. और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे बी इंटू एरिया. ईएमएफ निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको ईएमएफ पूछा गया है. तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है. इसे डिफ्रेंशिएट कर दे तो आसान है डिफ्रेंशिएशन. क्या क्या है, पाई है, बी है. इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इधर आएगा तो आर नट माइनस वी टी बाई पाई तो मिलेगा. और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, v इंटू टी वापस बाहर आएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है. माइनस भी रहेगा, माइनस माइनस साइन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, माइनस माइनस. ठीक है, ये कट गया तो हमारा क्या हो गया 2, अच्छा वी टी सॉरी v बाई पाई है, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 वी बी आर नट माइनस वी टी बाई पाई. ये हमारा ईएमएफ इतना जनरेट हो गया. ठीक है, 2 वी बी इतना, दिस मच अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज जनरेटेड ओके इन दिस लूप. तो करंट क्या होगा, करंट हमारा कुछ नहीं होगा, ई बाई आर हो जाएगा. ठीक है, तो करंट इतना टाइम के साथ हमारा मिल गया. ठीक है, इसे बस आर से डिवाइड कर देते हैं, हमारा करंट मिल गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हीट डिसिपेशन. तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है ई इंटू आई. ई और आई को इंटीग्रेट करेंगे कब तक, क्योंकि जब पूछा गया है कि आर है, आर नट है जो आर बाई 2 में आर बाई आधा हो गया हो, उस समय पावर कितना हम लोग को प्राप्त होगा. ठीक है, हीट डिसिपेशन कितना होगा, कब, जब आर नट था, अब आर नट बाई 2 हो गया. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ना. अच्छा ओके, तो पावर क्या होगा, पावर बराबर तो हमारा ई आई होता है. ठीक है, ईएमएफ हम लोग अभी निकाले थे,
कितना था EMF 2VB R नट माइनस VT बाई पाई, और I हमारा कितना था, R से इसको डिवाइड था और गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा E स्क्वायर V स्क्वायर, और इसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, I तो यही था, ये हमारा पावर आ गया। तो हम लोग को पावर नहीं चाहिए, हीट डिसिपेशन चाहिए। और तो हीट डिसिपेशन क्या होगा, हीट बराबर पावर जो टाइम के साथ है उसे dt इंटीग्रेट कर रहे हैं। कब तक इंटीग्रेट करेंगे, जब R बराबर R नट हो जाए तो इसमें समय कितना लगेगा। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हम लोग समय निकाल देते हैं, R बराबर R नट माइनस VT बाई 2 ये है। जो R नट बाई 2 हो जाएगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा टाइम क्या हो जाएगा, दिस इज R नट बाई 2 VT बाई 2, दिस को कैंसिल्ड, सॉरी एक्सक्यूज मी, पार्डन प्लीज, ये VT बाई पाई था ना, R नट बाई 2 हो जाएगा। देन T बराबर होगा, इधर से घटेगा पाई बाई 2, तो हमारा टाइम हो जाएगा पाई R नट तो होगा यहाँ से, और 2 रहेगा और V हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमारा टाइम होगा, घटा देंगे इससे। तो 0 से टाइम कितना हमारा, पाई R नट बाई 2V, बस इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दें, सॉरी इंटीग्रेट कर दें, B स्क्वायर V स्क्वायर R नट बाई VT बाई पाई का होल स्क्वायर DT बाई R। Please solve this, you will get your answer. I am tired now by solving such numericals. This is very easy, you can easily solve this. And okay, see, this is your power dissipated. Now next illustration, my next question is that, देखो एक सेटअप हम लोग लेते हैं, देखो ये एक सेटअप है, यहाँ पे फ्रेम है जहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं, और ये हमारा कनेक्टर है, और ये लिफ्ट है जो ऊपर जा रहा है इनट से। ठीक है, और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रड। रड का लेंथ भी तो होगा, रड का लेंथ L ले लेते हैं, मास भी होना चाहिए तो मास M ले लेते हैं। बस सेटअप क्या है कि ऐसा हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और एक लिफ्ट में रख देते हैं जिसका एक्सेलरेशन A नॉट है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें कोई लिफ्ट में है तो इसे हम एक्सीलेटेड फ्रेम है तो इसे रोक देते हैं। रोकेंगे कैसे, उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर देते हैं, मतलब हम उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए जिस कारण से ये रुक गया तो ठीक है, अब लोग हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, अब हम जी इफेक्टिव लेंगे जिसका वैल्यू है G प्लस A नट। तो नीचे कितना पे फोर्स हमारा लगेगा, यदि ये इसमें वेलोसिटी फिर से उसी तरह से इसमें वेलोसिटी v है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना करंट, जो हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं, एक्सीलरेशन। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर C ILB, दिस इज योर फोर्स, लॉरेंज फोर्स। तो क्या होगा हमारा M G डैश नीचे माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर C A बराबर M, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ A इज mg J डैश बाई B स्क्वायर L स्क्वायर C प्लस M। सो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया, नाउ वी हैव M G फैक्ट्री की जगह पर लिख देते हैं G प्लस A B स्क्वायर L स्क्वायर C प्लस M, दिस इज योर आंसर।
ठीक है, देखो फिर से एक नया फ्रेम बनाते हैं, फिर से उसमें मैकेनिक्स लगा देंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ बेसिक है, सिर्फ मैकेनिक्स हम यूज करते हैं। देखो अब सेटअप हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह का सेटअप करते हैं। यहाँ पे एक फ्रेम है जिसका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे एक कनेक्टर जोड़ देते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है। इस तरह से सेटअप है। और यहाँ पे रस्सी है जिसमें टेंशन T होगा और पुली है और यहाँ पे ये फिक्स है और यहाँ पे पुली से इस तरह से गया हुआ है, यहाँ पे भी पुली है और ये फिक्स है और सेम सेटअप यहाँ पर टेंशन रहेगा और ये कनेक्टर है दिस और ये R है। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। और जब हम इसे रिलीज कर देंगे रेस्ट से, देन हमारा बताओ टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होगा। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये हमारा स्लाइडर है, इसका लेंथ L है और मास भी तो होगा, मास को हम M मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। यदि हम ये स्लाइडर कंसीडर करते हैं इस साइड का, ठीक है, सो देख सकते हैं आप, यदि ये कंसीडर करते हैं स्लाइडर जिस पे एक फोर्स लग रहा हो, हम लोग जानते हैं, बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं, फोर्स कितना होता है, दैट I/L/B होता है। फिर उसी तरह से B² L² V/R रहेगा, फोर्स इधर टेंशन, इधर एक्सीलरेशन। देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है, यदि ये भी A है, यदि A डैश है, देन A डैश इक्वल टू A प्लस A/2, सो A डैश इक्वल टू A। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन A डैश है जो एक सब बराबर है। तो यहाँ पे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा सकते हैं, T माइनस B² L² B/R इक्वल टू मास गुने एक्सीलरेशन। हम इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2mg माइनस इसमें टेंशन, दो रस्सी है ना, 2t माइनस 2mg/a, सॉरी नॉट g, m, देन mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम जोड़ देते हैं तो टेंशन खत्म हो जाएगा इस इक्वेशंस में। तो हम लोग क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, टेंशन। हमको ओके, तो हम एडिंग 1 and 2, हम लोग क्या मिलेगा, mg माइनस टेंशन विल कैंसिल डॉट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव B² L² V/R, और यहाँ ये जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा m प्लस m इंटू dV/dt। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया फिर से। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसे हम सॉल्व करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर तो उसे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फिर टेंशन निकाल देंगे। हमारा वेलोसिटी निकालने के बाद हमारा टर्मिनल वेलोसिटी पूछा हुआ है, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। Then we have mg minus B² L² V/R
इक्वल टू m प्लस m dv/dt. This is your equation. This is first order linear differential equation. Then okay, dv/dt अपने इसको फॉर्म में लिखते हैं प्लस, इधर ले जाते हैं, ठीक है. तो क्या होगा हमारा प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी एम प्लस बिग एम बाई आर इक्वल टू डी वी बाई एम जी बाई एम प्लस एम. नाउ ये जो होगा फंक्शन इंटीग्रेटिंग फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा टाइम के टर्म में, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बहुत बार कर चुके हैं इसे, आर एम प्लस बिग एम इंटू टी. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दो साइड हम गुना करते हैं तो क्या हमारा मिल जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा. देन वी हैव v इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी आर एम प्लस स्मॉल एम इंटीग्रेशन एम जी एम प्लस एम बी स्क्वायर एल स्क्वायर स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू टी डी टी. ओके, so now you have v into b square l square t r m plus m ओके. सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, सॉरी अगेन. इंटीग्रेटिव फैक्टर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल है और इधर कितना है एम जी एम प्लस एम. ओके, सो हमारा ये इंटीग्रेशन थोड़ा बच गया है, उसे हम करेंगे, हमारा आंसर चला आएगा. हम बाउंड्री कंडीशन भी पुट करना पड़ेगा. तो हमारा क्या होगा, भी ई टू द पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी आर एम प्लस एम इक्वल टू इससे जब आप इंटीग्रेट करते हैं एम जी एम प्लस एम, वो एक्सपोनेंशियल है तो उतना ही रह जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी आर एम प्लस एम, और टी का जो कोफिशिएंट है उसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा एम जी आर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एम प्लस एम से. तो हमारा आ जाएगा एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर e to the power b square l square m plus m r t plus c. Here v exponential b square l square t r m plus m. इनिशियली टी बराबर 0 भी इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट से शुरुआत हुआ था. यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 1 वेलोसिटी तो 0 है यहाँ पे, ये टर्म 0 हो जाएगा हमारा, ये टर्म 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है. देन सी हमारा क्या होगा, माइनस एम जी आर
b square by l square. Just put this, and this is going to be common. So is equal to mgr b square l square common e to the power b square l square t m plus m is to r -1. ठीक है, तो हमारा ये है v e to the power b square l square t r इंटू m प्लस m. इससे बस यहाँ पे लेते जाओ तो ये कट जाएगा, 1 टू द पावर हो जाएगा, तो इसे हम हटा देते हैं. v बराबर एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसे इस साइड ले जाओ, डिवाइड कर दो तो 1 माइनस, इसका माइनस साइन में आ जाएगा, देन ई टू द पावर माइनस बी एस, क्योंकि 1 बाय ये जो आने वाला है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर टी एम प्लस एम बाय एम इंटू आर. ये हमारा इक्वेशन आ गया वेलोसिटी का. तो भी टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगा, जब टी बराबर बहुत ज़्यादा समय हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारा होगा दिस वन. ओके, सो भी जो टर्मिनल है वो वेलोसिटी हमारा मिल गया एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर. ठीक है. हाँ, एक्सेलरेशन निकालना होगा तभी तो हमारा टेंशन निकलेगा. थोड़ा वेलोसिटी निकल गया, टर्मिनल वेलोसिटी निकल गया, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उससे हम टेंशन निकाल लेंगे. ठीक है. इसे हम यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये एक टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी. तो हम इसे गुना करते हैं तो एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 से गुना करेंगे तो कॉन्स्टेंट कट जाएगा, और इससे हम गुना करेंगे एक्सपोनेंशियली. ठीक है. माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी एम प्लस एम इंटू आर और ये ऊपर जाएगा, इसका ये तो एक्सपोनेंशियल है, इसका ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा हम लोग इसे लिख सकते हैं एम जी आर भी कैंसिल होगा और एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसे डिवाइड करना पड़ता है टी वाला से, बी स्क्वायर एल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, तो एम जी बचेगा, नीचे m प्लस एम इंटू और ई स्क्वायर कट जाएगा, देन ई माइनस बी एल स्क्वायर टी एम प्लस एम इंटू आर. दिस इज योर एक्सेलरेशन. तो हम लोग टेंशन थोड़ा देखना, गलती तो नहीं हुआ आपका, कट रहा है ना, कट गया, नीचे आ गया. ठीक है, यही होगा. देन टेंशन इज इक्वल टू एम जी माइनस मास गुना एक्सेलरेशन. एम स्मॉल एम है ना, एम जी माइनस मास जो एक्सेलरेशन है उसे आप यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर टेंशन चला आएगा.
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में आगे देखते हैं।